हेलो बच्चों, ऐसी स्क्वायर में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 7th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एयर, है ना, पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इससे पहले के वीडियोस आप ज़रूर देख लें, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिससे कि आपको पार्ट 3 जो है क्लियर समझ में आए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे, टेक्निकल वर्ड्स, जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना ही पड़ेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा साथ ही साथ, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होता क्या है, ठीक है ना, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, है ना, कि जो आसानी से कोई भी चीज़ जल सके। तो देखो, ए फ्लेमेबल सब्सटेंसेस इज़ वन विच कैचेस फायर एंड बर्न्स ईजली। तो हमारा जो फ्लेमेबल जो सब्सटेंसेस जो होगा वो हमारा ना आग को पकड़ता है, फायर को कैच करता है और ईजिली तरीके से जल सकता हो, ठीक है ना। तो वही हमारा फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हो सकता है, ठीक है ना। तो इट इज़ जनरली अ गैस। जनरली होता क्या, सामान्यतः ये एक गैस ही होती है। जैसे कौन कौन सी गैसें, हाइड्रोजन, मीथेन और ब्यूटेन, ठीक है। ये बड़ी आसानी से इनमें आग लग सकती है ना, बड़ी आसानी से ये बर्न्स हो सकती हैं, ठीक है ना। और लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड की फॉर्म में कौन सा हमारा फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हो सकता है, अल्कोहल, एसीटोन, डीजल, पेट्रोल, ठीक है ना। तो ये हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो बट इट कैन बी सॉलिड ऑल्सो। कह रहा है कि लिक्विड और गैस के अलावा हमारे फ्लेमेबल जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉलिड में भी हो सकते हैं, जैसे सिंथेटिक क्लॉथ। जैसे कि हमारा जो सिंथेटिक क्लॉथ है ना, वो भी हमारा जो है ना एक सब्सटेंस, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस की तरह ही काम करेगा, उसमें भी जल्दी से जल्दी आग पकड़ सकती है, ठीक है। तो वन शुड नॉट टेक ए फ्लेम नियर ए फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो वन शुड नॉट टेक अ फ्लेम नियर ए फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ए फ्लेमेबल गैस डायरेक्टली कैचेस फायर बट ए फ्लेमेबल लिक्विड डज नॉट शो थ्रू इट्स वेपर, डज शो थ्रू इट्स वेपर। तो जो हमारा जो फ्लेमेबल जो गैस जो होती है ना, वो हमारी डायरेक्टली फायर को कैच कर सकती है ना। बट अ फ्लेमेबल लिक्विड, जो हमारा जो फ्लेमेबल जो लिक्विड होता है ना, फ्लेमेबल लिक्विड का मतलब जैसा हमारा अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये हमारे कैसे आग पकड़ते हैं, थ्रू इट्स वेपर, क्योंकि वेपराइज्ड होने लगते हैं, ठीक है ना। तो वेपराइज्ड पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये बहुत जल्दी वेपराइज्ड होते हैं कि अगर इनको आपने ओपन टू एटमॉस्फेयर रखा हुआ है, खुले में अगर आप रख देंगे, तो आप देखेंगे कि जो इसके ये वेपर जो है ना अपने आप, है ना, एवापोरेट होने लगेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर, है ना, गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। कभी आप सोचोगे इसको एवापोरेट करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, तब तो मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस है, एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो कहने का मतलब रूम टेम्परेचर पर जब ये जो है एवापोरेट होने लगेंगे तो उनकी जो वेपर्स जो है आग को पकड़ सकती है, कैचेस, ठीक है ना। तो वेपर्स पकड़ सकती है आग को। तो इसीलिए कहा जाता है जो हमारे जो लिक्विड जो फ्लेमेबल्स होते हैं उनको थोड़ा सा आग से दूर रखा जाता है ना, सावधानी बरतनी भी चाहिए। द बॉटल ऑफ ए फ्लेमेबल लिक्विड शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन इन ऑर्डर टू अवॉइड ए फायर। देखो अपनी बात को ये बिल्कुल मोहर लगा दे रहा है। वो ये क्या कह रहा है कि जो हमारा जो फ्लेमेबल लिक्विड है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, एसीटोन है, उनकी बॉटल को आप, है ना, ओपन में ना रखें, ठीक है ना, कि जिससे वो आग पकड़ सके। तो ओपन में नहीं रखना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है चेंज इन मास ऑन बर्निंग इन एयर। कहता है कि मास चेंज कैसे होता है किसी भी चीज़ को जलाने पे एयर के साथ में। तो देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। जब कोई भी चीज़ जलने से पहले जो मास होगा और जलने के बाद जो होगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द मास, जलने से पहले और जलने के बाद, तो हमेशा जलने के बाद का जो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसमें मास हमारा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी बिफोर बर्निंग। सो दिस स्टेटमेंट, है ना, shows that after the burning the received product has the more, है ना, has the more mass as compared to the before the burning of the product. That's it. तो यही वो टॉपिक है। तो चेंज इन मास ऑन बर्निंग ऑन एयर क्या कहता है, व्हेन ए सब्सटेंस बर्न इन एयर, जब कोई सब्सटेंस का मतलब कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ जब हमारा एयर में जलता है तो इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। भाई कोई चीज़ जलनी है तो ऑक्सीजन तो रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, वो तो प्रायोरिटी पे चाहिए। Hence the mass of the product must be greater than that of the substances which burns.
तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो मास जो होगा ना हमारा प्रोडक्ट का वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी सब्सटेंसेज विच बर्न। जोन सा सब्सटेंस आप जला रहे हो, बर्न कर रहा है, उसके सब्सटेंस के मास से हमारा सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, बर्न करने के बाद होगा, है ना। दस द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड Thus the magnesium oxide, thus the mass of magnesium oxide formed by the burning of magnesium। तो जो मैग्नीशियम को जलाने पर एयर के साथ में जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो मिलता है उसका जो मास होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, ग्रेटर दैन दैट ऑफ द मैग्नीशियम बर्न्ट। जिस मैग्नीशियम को आप जला रहे हो और जलाने के बाद जो आपको जो मिल रहा है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, का जो प्रोडक्ट, उसका मास हमेशा ज़्यादा होगा। यानी कि जलने के बाद मास जो है हमारा ज़्यादा होगा जलने से पहले, ठीक है ना, उसके जलने से पहले। समझ आई ना बात। तो देखो एक यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है, इससे समझने की कोशिश करेंगे और भी अच्छे तरीके से, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट मैग्नीशियम गेन्स मास ऑन बर्निंग। तो ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि मैग्नीशियम जो है ना गेन्स मास ऑन बर्निंग। तो मैग्नीशियम जो है बर्न करने पे मास को गेन करता है, उसको मास मिलता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्सपेरिमेंट है, इस पर ज़रा ध्यान से इसको समझेंगे तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आपने क्या क्या करना है, आपने क्या लेना है, टेक ए क्लीन एंड ड्राई प्रोसिलिन क्रूसिबल विद लिड, ठीक है ना। तो क्लीन एंड ड्राई प्रोसिलिन, देखो प्रोसिलिन का मतलब होता है, ड्राई प्रोसिलिन का मतलब जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, सूखी चीनी मिट्टी के बर्तन, तो वो ड्राई प्रोसिलिन होता है। हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करने में अपनी लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, तो उसी का ये काम है, ठीक है ना। और जो क्रूसिबल होता है, क्रूसिबल मतलब एक तरीके की वेसल होती है, अ वेसल मेड ऑफ मटेरियल दैट डज नॉट मेल्ट ईजली। एक ऐसा हमारा मटेरियल का बना हुआ वेसल होता है या बर्तन होता है, पोट होता है, जो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट ना हो, गले ना, इतना हाई टेम्परेचर मटेरियल होता है, तो उसी को बोलते हैं क्रूसिबल, ठीक है ना। तो हमने एक ऐसा सूखा चीनी मिट्टी का बर्तन ले लिया, है ना, जो हमारा किस पे, उस पर एक ढक्कन भी होना चाहिए, लिड भी होनी चाहिए, ढक्कन भी होनी चाहिए, ठीक है ना। एक वेसल ले ली हमने, ठीक है, क्लियर है ना, जिसका मटेरियल ऐसा हो जो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट ना करे, ठीक है। प्लेस अबाउट 1 ग्राम ऑफ ए क्लीन मैग्नीशियम रिबन इन द क्रूसिबल एंड वेट इट। कहता है कि आप 1 ग्राम जो ना मैग्नीशियम रिबन लेंगे, साफ मैग्नीशियम रिबन लेंगे, और उसको आप क्या कर देंगे, क्रूसिबल में रख देंगे और उसका वेट करेंगे कि कितना उसका वजन है, तौल करेंगे, मेजरमेंट, है ना। तो 1 ग्राम आपने मैग्नीशियम रिबन ले लिया, क्रूसिबल में रख दिया, उसका वेट कर लिया। क्रूसिबल मैंने आपको बता दिया होता है क्या, ये होता है एक तरह की वेसल होती है जिसका मटेरियल इस तरीके का होता है कि कितना भी टेम्परेचर दे दो वो जल्दी से पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा, तो वो क्रूसिबल, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, हीट द क्रूसिबल। आप उस वेसल को, उस बर्तन को, उस पॉट को गर्म करेंगे विद द लिड, है ना, लिड के साथ गर्म करेंगे, ढक्कन के साथ में, स्लोली विद अ बंसेन फ्लेम, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आप उसको गर्म करेंगे। तो बंसेन फ्लेम हमारा वो फ्लेम होता है जो हम लोग अपना लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। एक बर्नर होता है बंसेन फ्लेम का मतलब, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, हमारा एयर वाल्व होता है। एयर वाल्व किस लिए होता है, रेगुलेट द मिक्सचर ऑफ गैस एंड एयर। तो यानी कि हमारा जो ये बंसेन जो फ्लेम है एक बर्नर होता है, बंसेन जो फ्लेम है एक बर्नर होता है जिसका, इसमें एयर वाल्व होता है, जिससे हम जो ना, जो गैसेस का जो मिक्सर है, और गैसेस का जो मिक्सर है मतलब कि आपका गैस और जो एयर जो होगा ना उसके मिक्सचर को कंट्रोल करना है। भाई कहीं कम ज़्यादा देनी है, ऑक्सीजन एयर देनी है, तो रेगुलेट करने के लिए वाल्व होता है। तो समझ में आया ना, बंसेन फ्लेम क्या हो जाता है, पूछ भी सकता है आपसे 1 नंबर के एमसीक्यू में। तो मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग लाइट। तो जो हमारा जो मैग्नीशियम जो है वो बर्न तो करेगा, जलेगा एयर के साथ में, और कैसी एक डेजलिंग चमकदार लाइट देगा जब मैग्नीशियम बर्न करेगा, तो ठीक है ना। And hold the lid with the pair of the tongs in such a way that neither the air supply is stopped nor are any particles lost। तो देखो इसका एक डायग्राम है, छोटा सा समझने की कोशिश करेंगे हैंड फ्री स्केच में। तो देखो ये इन्होंने बोला ना कि एक वेसल ले लिया, तो ये वेसल है, क्रूसिबल वेसल है, लिड के साथ में ये ढक्कन है ऊपर, ठीक है ना। तो और ये नीचे जो बंसेन फ्लेम है, ये जो है ना, ये बंसेन फ्लेम है। क्या है ये, बंसेन फ्लेम है, ठीक है ना। तो इसको हम हीट कर रहे हैं धीरे धीरे। तो बंसेन फ्लेम, ये आपका वेसल रखा हुआ है और ये आपका लिड है, ठीक है ना, समझ आई ना बात।
तो ठीक है, चलो आइए चलते हैं फिर अपने टॉपिक्स पर वापस। तो ये कह रहा है कि होल्ड द लिड विद अ पेयर ऑफ टोंग। तो हम लिड को जो ना, हमारा जो टोंग होता है ना, मतलब कैंची नुमा ऐसे पकड़ने के लिए किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं हम लेबोरेटरी में, जो गर्म चीज़ होती है ना, उसको पकड़ने के लिए टोंग का यूज़ किया जाता है। हम उस टोंग का इस तरीके से यूज़ करेंगे लिड को पकड़ने के लिए कि नाइदर द एयर सप्लाई स्टॉप्ड, ना तो एयर की सप्लाई रुके और ना ही किसी भी तरह का पार्टिकल्स हमारा जो है लॉस्ट हो, है ना। हमारी जो एयर सप्लाई स्टॉप्ड, नाइदर द एयर सप्लाई स्टॉप, ना तो हमारी एयर सप्लाई रुके और ना ही हमारा कोई जो पार्टिकल्स हैं वो लॉस्ट हों। ठीक है, इस तरीके से हम उस टोंग्स को, उस ढक्कन को, उस लिड को पकड़ के रखेंगे। व्हेन द बर्निंग इज कंप्लीट, जब हमारी बर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, कूल द क्रूसिबल एंड द कंटेंट्स एंड वे देम अलॉन्ग विद द लिड। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, अब जब पूरा का पूरा ना आपका जल गया वो मैग्नीशियम, तब आप क्या करेंगे, क्रूसिबल को ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्रूसिबल को, है ना। और जो उसके अंदर में कंटेंट है, यानी कि जो चीज़ जलने के बाद जो जल गई है उस वही कंटेंट है, तो उस कंटेंट को और उस क्रूसिबल को, यानी कि उस वेसल को, उस पॉट को ठंडा होने देंगे। और हम जो उसके अंदर जो कंटेंट बचा है, जलने के बाद जो माल बचा है ना, उसको हम क्या करेंगे, लिड के साथ, ढक्कन के साथ वेट करके देखेंगे कि कितना वेट है। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा। यानी कि हम ये चेक करेंगे कि कूल द क्रूसिबल एंड द कंटेंट्स एंड वे देम अलॉन्ग विद द लिड, ढक्कन के साथ नाप तोल के देखेंगे। तो देखो, सपोज द मासेस आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अगर आप देखो, अब मास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नापने की, तोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखो मास ऑफ द क्रूसिबल, तो जो हमारा जो वेसल का जो मास है ना, और जो लिड का जो मास है, और रिबन का जो मास है ना, mg रिबन, जो मैग्नीशियम का रिबन है, उसका जो मास है, सपोज करो Ag है, कितना, A ग्राम है, कितना है, A ग्राम है, Ag, A मतलब कोई भी वेरिएबल है यार, 1 ग्राम 2 ग्राम, अपने को पता नहीं है ना कितना ग्राम है, इसीलिए यहाँ पर वेरिएबल मान लिया, ABCD कुछ भी मान लो, और G 4 ग्राम, तो A ग्राम है। किस किस का है भैया, मास ऑफ द क्रूसिबल, है ना, मास ऑफ द क्रूसिबल मतलब इस पूरे के पूरे वेसल का, ठीक है, प्लस ढक्कन का, और प्लस इसके अंदर जो मैग्नीशियम जो जल रहा है उसका। ठीक है, तो मास Ag हो जाएगा रिबन का। और उसके बाद में मास ऑफ द क्रूसिबल, दूसरा वेट क्या करना है आपको, क्रूसिबल का वेट करना है, ढक्कन का वेट करना है, और जो चीज़ जल गई है, बर्न्ड प्रोडक्ट, उसका मास करना है। यानी कि मैग्नीशियम जब पहले इसमें ढक्कन के अंदर था, वेसल के अंदर, तब इस क्रूसिबल का, ढक्कन का, प्लस उस मैग्नीशियम रिबन का मास काउंट करेंगे, वेट करेंगे। और दूसरी बात में इसमें इस वेसल का, यानी क्रूसिबल का, लिड का, और फिर जो जलने के बाद में जो मैग्नीशियम का जो प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट को वेट करेंगे कि कितना है, वेट करेंगे कि कितना है। ठीक है ना। तो वो मान लो कि Bg है, B ग्राम है, पहले वाले का A ग्राम है, दूसरे वाले का B ग्राम है। तब आप देखोगे B इज़ ग्रेटर देन टू A, तो B जो ना बड़ा होगा A से, यानी कि B बड़ा होगा A से, मतलब जो हमारा जो मास होगा क्रूसिबल का और लिड का और बर्न्ड प्रोडक्ट का, वो हमारा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दी मास ऑफ द क्रूसिबल प्लस लिड प्लस mg रिबन Ag, यानी कि Bg बड़ा होगा Ag से। देखो ऐसा क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ जलने के बाद में जो उसका जो मास ऑफ द बर्न्ड प्रोडक्ट है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी बिफोर बर्न। जलने से पहले किसी भी सब्सटेंसेस का जो वेट होता है, मास होता है, वो कम होता है, लेकिन जलने के बाद वो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ है, समझ में आया ना आपको, आई होप समझ आया होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रस्टिंग। रस्टिंग इज़ ए स्लो ऑक्सीडेशन, यानी कि रस्टिंग क्या है, स्लो ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो स्लो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन असल में होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन से मतलब होता है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, मतलब कि यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होना, वही हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो उसका, उस टर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पर रस्टिंग में। द स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन into reddish brown hydrated iron 3 oxide by the action of the moist air is known as rusting। देखो बहुत ही टेक्निकल स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना, एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको। ऐसे टेक्निकल स्टेटमेंट है ना, वीडियो को पुश कर करके ना समझा करो, अपने आप से बात किया करो और लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है,
तो आप इसको जो ना कर सकते हैं, तब आपको ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो है हमारा जो स्लो कन्वर्जन ऑफ आयरन है इनटू रेडिश ब्राउन, यानी कि आयरन का हल्के से रेडिश ब्राउन के कलर में चेंज होना, हाइड्रेटेड आयरन में चेंज होना। हाइड्रेटेड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, है ना, द आयरन हैज़ नॉट कंटेंट द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, यानी कि किसी भी लोहे में, आयरन में, आयरन मतलब लोहा ना, उसमें वाटर कंटेमिनेटेड ना हो, वाटर के पार्टिकल्स ना हो, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रेटेड आयरन 3। ठीक है ना। ऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ द मॉइस्ट एयर इज नोन एज द रस्टिंग। तो हमारा जो ना मॉइस्ट एयर, वो हमारा जो हाइड्रेटेड जो आयरन है जिसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, अगर उसको एयर के साथ में रिएक्ट कराएंगे, मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट कराएंगे, मॉइस्ट एयर का साथ का मतलब हो गया एयर में वाटर का प्रेजेंस होना, वाटर का प्रेजेंस होना, वाटर के पार्टिकल्स का प्रेजेंट होना। तो अगर हमारा कोई हाइड्रेटेड आयरन है जिसमें वाटर कंटेमिनेटेड नहीं है, और अगर आप उसको मॉइस्ट एयर के साथ में कंबाइन करा रहे हैं या एक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा, तो हमारी रस्टिंग होगी। उसकी वजह से उसमें लोहे में क्या लगना शुरू हो जाएगा, आयरन में रस्टिंग। समझ आया? आई होप समझ में आया होगा अभी टेक्निकल स्टेटमेंट। ठीक है, द रेडिश ब्राउन प्रोडक्ट Fe2O3 इंटू XH2O इज नोन एज द रस्ट। तो देखो ये भी आपको लर्न करना है, इसको लिख लेना है। ठीक है ना। तो ये केमिकल फार्मूला होता है आपका रेडिश ब्राउन आयरन का। तो Fe2O3 XH2O, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ आई ना बात। अब देखो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नॉट फिक्स्ड, है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स तो हमारे फिक्स नहीं है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं है। देखो कैसे, रस्टिंग मीन्स प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। रस्टिंग का मतलब होता है कि, है ना, किसी मेटल में हमारी क्या है, इम्प्योरिटीज है, अशुद्धता है। ठीक है ना, ऐसी चीज़ें अनडिजायर्ड वाली जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी चीज़ों का होना जिनकी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्योरिटी, जिससे हमारे मेटल की जो क्वालिटी को इन्हेंस कर सके, मेटल की क्वालिटी को प्रभावित कर सके, बेकार कर सके, ख़राब कर सके। ठीक है ना, मेटल के अंदर। एंड सॉल्ट एंड एसिडिक गैसेज इन द एयर। तो जो हमारे जो मेटल सॉल्ट होता है, एसिडिक गैसेस होती हैं हमारी एयर में, क्या क्या होता है, सॉल्ट होता है, एसिडिक गैसेस होती हैं, तो उसकी वजह से हमारी क्या होती है, आयरन में क्या आ जाता है, रस्टिंग लगने लगता है। भाई रस्टिंग ऐसी तो लगता है, सपोज करो कोई भी आयरन है, आयरन को आपने जो ना ओपन टू एक्सपोज या एयर में रख दिया, तो एयर में रखने की वजह से आप जब धीरे धीरे देखते चले जाएंगे कि उस आयरन का जो कलर है ना, वो रेडिश ब्राउन होना शुरू कर देगा। रेडिश ब्राउन मतलब Fe2O3 XH2O, है ना, ये करना शुरू कर देगा, क्योंकि एयर में हमारी बहुत सारी एसिडिक गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सारी तरह की गैसेस होती हैं, और हमारे वाटर का कंटेमिनेटेड भी होता है, एयर में वाटर के कंटेंट भी होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो वो सब मिलके क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे आयरन के साथ। जब आयरन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो उसमें रस्टिंग लगेगा, है ना, यही तो कह रहा है। तो आप देखो कंपेरिजन बिटवीन द बर्निंग एंड रस्टिंग, तो क्या क्या कंपैरिजन है बर्निंग में और रस्टिंग में, ये देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो इन बर्निंग एंड रस्टिंग एनर्जी इज रिलीज्ड इन बोथ प्रोसेस, चाहे बर्निंग हो चाहे रस्टिंग हो, दोनों में एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस में दोनों में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एंड दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और ये हमारी जो ना कौन सी रिएक्शंस होंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। अब सवाल आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, तो देखो a chemical reaction done by the evolution of heat, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हीट के द्वारा प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि इसमें हीट देंगे तभी आपको, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन में हीट का देना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है ना, तो दोनों ही हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ आई ना बात, बर्निंग भी और रस्टिंग भी, है ना। सम आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू बर्निंग एंड रस्टिंग, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे रिलेट करते हैं बर्निंग और रस्टिंग से। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं, चलो पढ़ते हैं उनके बारे में, बहुत आसान से हैं। नंबर 1 पे क्या है, बर्निंग टेक्स हाई टेम्परेचर टू बर्न एंड दिस इज़ वेरी फास्ट एक्शन। तो जब कोई भी चीज़ बर्न करेगी ना, तो उसको बर्न करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, बिल्कुल ठीक है ना। और वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है। आग लगना मतलब जल्दी रिएक्शन, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना। तो किसी भी चीज़ को बर्न करना है, जलाना, तो हाई टेम्परेचर चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और रस्टिंग में क्या होता है, ये स्लो रिएक्शन होती है। बर्निंग फास्ट रिएक्शन, रस्टिंग स्लो रिएक्शन होती है।
एंड टेक्स ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही जो है आपकी रिएक्ट हो सकती है। कौन? आपका रस्टिंग। ठीक है, अब देखो बर्निंग रिक्वायर्स ओनली ऑक्सीजन। बर्निंग में क्या चाहिए होता है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन। लेकिन रस्टिंग में क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर चाहिए होता है। रस्टिंग हमारी तभी होगी जब हमारा मॉइस्चर होगा, उससे पहले होगी नहीं, है ना। अब देखो नंबर 3 पर आता है बर्न प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन एनी वाटर एलिमेंट, यानी कि जब कोई चीज़ जो पूरी तरीके से जल गई है ना तो उसमें वाटर एलिमेंट्स नहीं होंगे, बिकॉज दे आर टेकिंग वेरी हाई टेम्परेचर। वो इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर लेते हैं जलने के लिए कि वाटर को तो बिल्कुल किल कर देते हैं, वाटर पार्टिकल्स को। कोई भी चीज़ जलेगी तो उसके अंदर अगर पार्टिकल्स होंगे वाटर को, तो उनको बिल्कुल इतना ज़्यादा टेम्परेचर ही होता है बर्निंग का। टू बर्न बट इन रस्टिंग वाटर कंटेंट्स अवेलेबल, लेकिन रस्टिंग में तो हमारा क्या होता है? वाटर अवेलेबल रहता है। अवेलेबल रहेगा तभी तो हमारा पहले दिन में रस्टिंग कुछ और मिलेगी, दूसरे दिन में रस्टिंग कुछ और मिलेगी, तीसरे दिन में कुछ और मिलेगी। इसका मतलब क्या? रस्टिंग हो रहा है लेकिन फिर भी उसमें वाटर प्रेजेंस है, तो वो एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी रस्टिंग वाली। और बर्निंग की तो बस जल गया, खत्म हो गया। और बर्निंग में इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वाटर पार्टिकल्स बिफोर तो जलने से पहले तो हो सकते हैं, लेकिन जलने के बाद बिल्कुल भी नहीं हो सकते। समझ आई ना बात? आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है ना। तो अब देखो ज़रा यहाँ पर देखते हैं आपका जो कंपैरिजन है बिटवीन द बर्निंग एंड रस्टिंग, इसमें क्या क्या कंपैरिजन है बर्निंग एंड रस्टिंग में। तो देखो बर्निंग इज़ ए फास्ट एक्शन, आप पढ़ चुके हैं। बर्निंग बहुत ही फास्ट एक्शन है, रस्टिंग हमारी स्लो रिएक्शन है। आफ्टर बर्निंग द रिसीव्ड प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन वाटर, कोई भी चीज़ जलने के बाद में जो प्रोडक्ट बाद में बचेगा, जली हुई चीज़ बचेगी, उसमें वाटर नहीं रहेगा, डज नॉट कंटेन वाटर। लेकिन रस्टिंग में जो है वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है ना। तो इट इज़ बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है चीज़ों को। टेक्निकल टॉपिक है तो टेक्निकल तरीके से आप सोच के समझने की कोशिश किया करो कि ये क्या हो रहा है, कैसे संभव है, कैसे नहीं, तो हम सीख सकते हैं। ठीक है ना। तो अपनी केमिस्ट्री को इस तरीके से आप लोग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो इट इज़ टेकिंग हाई टेम्परेचर टू बर्न, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेता है बर्न करने के लिए, और ये बहुत ऑर्डिनरी टेम्परेचर लेता है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और रस्टिंग को भी मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है ना। एक्सोथर्मिक में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शन डन बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट, कोई भी केमिकल रिएक्शन का होना हीट के द्वारा, उसी को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ही होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर मतलब हीट, तो इसीलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है। तो देखो अब आप लोग एक दिमाग में आपके एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार जब हम बर्न कर रहे हैं तब तो चलो टेम्परेचर की बात ठीक है, जब रस्ट लग रहा है तब कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में ना बहुत तरह तरह की गैसेज होती हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो रूम टेम्परेचर भी होता है, कभी कोई भी टेम्परेचर तो उसको मिलता ही है ना अल्टीमेटली, आयरन को रस्टिंग लगने के लिए। उसको हम कोई एक्सटर्नल तरीके से गर्म नहीं करते हैं, हीट नहीं करते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में भी तो हमारा टेम्परेचर है ना, तो उसकी वजह से उसमें रस्टिंग लगती है। तो इसका मतलब ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आप नहीं सोचोगे बोला सर बोल रहे हैं यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, दोनों में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर है। तो आप समझ में आया ना। इसको तो हम हीट करेंगे, बर्निंग को जलाना पड़ता है तब टेम्परेचर आता है, लेकिन ये तो हमारा ना एटमॉस्फेयर में भी तो कुछ टेम्परेचर अवेलेबल रहता है, प्रेजेंस रहता है, उसकी वजह से ये हमारा होगा। तो बर्निंग इज ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो बर्निंग हमारा क्या है? एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, बता चुका हूँ आपको। और रस्टिंग भी हमारा जो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका पार्ट 3 खत्म होता है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो हमारा जो 8 है एयर का। तो और साथ ही साथ मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा इससे पार्ट 1 और पार्ट 2, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक किया करें। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ज़रा कैसा लगा है। अगर कुछ ज़रूरत होगी मॉडिफिकेशन की आप लोग बताएंगे तो देखेंगे उसको। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SC Square।